पल पल गुजरते वक्त की नदी में कुछ लम्हे फ्रीज हो जाते हैं। उन लम्हों में कुछ खास होता है जो वक्त बीतने के बावजूद कभी धुंधला नहीं पड़ता। वे लम्हे इंसानी यादों में, समाज और देश के इतिहास में अमर हो जाते हैं। 38 साल पहले 1983 के विश्व कप क्रिकेट में भारत को मिली जीत एक ऐसा ही सुनहरा पल था। साल 1983 का वर्ल्ड कप हर किसी को याद है, जो तब थे उन्हें भी और जो पैदा नहीं हुए थे उन्हें भी, क्योंकि आजादी के बाद दुनिया में खेल के मैदान पर भारत को ऊंचा सर करके चलने की जगह मिली थी, वो इसी वर्ल्ड कप की जीतने के बाद मिल पाई थी। तो 38 साल पहले जो हो चुका, जिसके ऊपर ना जाने कितने हजारों शब्द लिखे जा चुके, फिल्म के डायरेक्टर कबीर खान ने उसे एक फिल्म में समेटने की कोशिश की है। 1983 का वर्ल्ड कप हमने जीता, ये सबको पता है, लेकिन 1983 का वर्ल्ड कप हमने कैसे जीता, ये स्टोरी काफी इंटरेस्टिंग है। तो आइए इस एक्सप्लेनेशन में हम भी जान लेते हैं कि आखिर हमने इस वर्ल्ड कप को कैसे जीता। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर देना दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं आज का एक्सप्लेनेशन। तो मूवी की कहानी स्टार्ट होती है बीसीसीआई के कार्यालय से, जहां भारतीय टीम के लिए विश्व कप का निमंत्रण पत्र आया है और वहां हुए संवादों से पता चलता है कि देश को भारतीय क्रिकेट टीम के विश्व कप जीतने की कोई भी उम्मीद नहीं है। विश्व कप से पहले भारतीय टीम का अन्य सीरीजों में बहुत खराब प्रदर्शन रहा था और पूरी दुनिया की नजरों में वह एक अंडरडॉग टीम है। तो यहाँ बीसीसीआई के दफ्तर में भारतीय क्रिकेट टीम के मैनेजर PR मान सिंह खिलाड़ियों के बैग लेने के लिए पहुंचे हैं, जहां दफ्तर के कुछ कर्मचारी उनके साथ मजाक करते हैं। ये मजाक युवा कप्तान कपिल देव की अगुवाई में टीम इंडिया के साल 1983 वर्ल्ड कप के लिए इंग्लैंड जाने, वहां से हारने और वापसी आने तक के तंज को अपने अंदर समेटे हुआ था। तो मान सिंह यहाँ पर जवाब में जीत कर आने की बात कहता है, लेकिन इस बात पर भी वह मजाक बना देते हैं। अब पूरी टीम वर्ल्ड कप खेलने के लिए एकदम तैयार थी और एयरपोर्ट पहुंच चुकी थी वह जाने के लिए, जहां पर पासपोर्ट के द्वारा सभी का इंट्रोडक्शन होता है। लेकिन ये इंट्रोडक्शन मैं आपको अपने अंदाज में बताने वाला हूं। सबसे पहला नाम है सुनील गावस्कर का, जो कि इंडिया टीम के एक ओपनर बल्लेबाज के रूप में है। दूसरा नाम है श्रीकांत का, और वह भी एक ओपनर बल्लेबाज है, लेकिन उन्हें धीरे खेलना नहीं आता है, बल्कि वह तो हमेशा ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करने के रूप में नजर आते हैं। अब आते हैं यशपाल शर्मा, और ये एक ऐसे बल्लेबाज थे जिन्होंने 1983 के वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा रन बनाने वालों में दूसरे नंबर पर जगह बनाई। अब आते हैं मोहिंदर अमरनाथ, एंड ही वाज द वाइस कैप्टन ऑफ वर्ल्ड कप विनिंग टीम इन 1983। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि मोहिंदर अमरनाथ को सेमीफाइनल और फाइनल में इन्हीं को मैन ऑफ द मैच मिले थे। आगे नाम आता है संदीप पाटिल का, जो कि मिडिल ऑर्डर को संभालते थे। आगे नाम आता है रॉजर विनी का, और ये एक ऑलराउंडर के रूप में थे, लेकिन इन्होंने बॉलिंग से सभी को इम्प्रेस किया था। दरअसल 1983 के वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा विकेट इन्हीं के नाम है। आगे नाम है कीर्ति आजाद का, और इन्होंने भी 1983 के वर्ल्ड कप में काफी ज्यादा योगदान दिया था, पर 1986 में इन्होंने हर एक फॉर्म से संन्यास ले लिया था। आगे नाम है मदन लाल का, इन्होंने भी बहुत अच्छी बॉलिंग की थी और इन्होंने भी काफी अच्छे विकेट भी लिए थे। भले ही इनके सारे विकेट को कोई याद करे या फिर ना करे, लेकिन 1983 के वर्ल्ड कप में इन्होंने विवियन रिचर्ड्स का विकेट लिया था, इसलिए कोई विकेट याद रहे या फिर ना रहे, ये विकेट सबको याद रहने वाला था। आगे नाम है सैयद किरमानी का, और इन्हें 1983 के वर्ल्ड कप में बेस्ट विकेट कीपर का अवार्ड मिला था, और साथ में एक बहुत अच्छे बल्लेबाज भी थे। आगे नाम आता है बलविंदर सिंह संधू का। भले ही एक बॉलर थे, लेकिन इन्होंने 1983 के वर्ल्ड कप के फाइनल में 11वें नंबर पर आकर इन्होंने एक बहुत ही अच्छी पारी खेली थी। आगे नाम है दिलीप बेंगेस्कर का, और ये भी एक बहुत अच्छे बल्लेबाज थे। साथ में 1983 के वर्ल्ड कप के बाद जब 1987 का वर्ल्ड कप हुआ था, उसमें इन्होंने ही कप्तानी संभाली थी। अगला नाम है रवि शास्त्री का, और 1983 के वर्ल्ड कप में ये एक ऑलराउंडर के रूप में थे, साथ में एक सुलझे हुए बल्लेबाज भी थे। अगला नाम है कपिल पाजी का, और इनके बारे में हम कुछ ना ही कहूं तो ही बढ़िया रहेगा। एक धाकड़ ऑलराउंडर के साथ साथ एक बेहतरीन कप्तान। लास्ट नेम है PR मान सिंह का। ये एक खिलाड़ी नहीं थे, ये तो इंडियन टीम के मैनेजर थे, जिन्होंने बहुत साथ दिया था। हाँ, तो जानता हूँ इंट्रोडक्शन थोड़ा सा बड़ा हो गया, लेकिन यार ये हमारे इंडियन टीम के हीरोज थे, इसलिए इनके बारे में कुछ चीजें जान लेना जरूरी था। ये सारे खिलाड़ी तब के हीरोज जरूर थे, लेकिन 1983 के वर्ल्ड कप से पहले तक ये लोग एक अंडरडॉग टीम के खिलाड़ी थे। फिल्म में आगे हम देखते हैं कि हमारी इंडियन टीम के सारे खिलाड़ी इंग्लैंड के एयरपोर्ट पर पहुंच चुकी है, जहां पर सभी लोग बस का इंतजार कर रहे थे। लेकिन तभी एंट्री होती है वेस्ट इंडीज के खिलाड़ियों की, और उनके आते से ही पूरे एयरपोर्ट पर माहौल छा गया था। जब इंडियन टीम यहां पर पहुंची थी तो एक मीडिया रिपोर्टर भी यहां पर मौजूद नहीं था, लेकिन जब वेस्ट इंडीज टीम यहां पर पहुंची तो पूरा का पूरा एयरपोर्ट मीडिया से भर चुका था। दरअसल तब वेस्ट इंडीज टीम का बोलाबाला था, और वह टीम एक ऐसी टीम थी जो बहुत ही कम मैच हारा करती थी, और उस टीम में विवियन रिचर्ड्स नाम का एक ऐसा खिलाड़ी था जो कि अपने आप में एक टीम है। वेस्ट इंडीज टीम के सारे
खिलाड़ी एयरपोर्ट से निकलते हैं और बस से तुरंत चले जाते हैं, लेकिन हमारी इंडियन टीम अभी तक बस का इंतजार कर रही है और काफी इंतजार करने के बाद बस यहाँ पर पहुंचती है। अब सारी इंडियन टीम पहुंच जाती है होटल में, जहाँ पर उनकी मुलाकात होती है कपिल पाजी से, और कपिल पाजी उन्हें बताते हैं कि टूर्नामेंट शुरू होने से पहले 4 अभ्यास मैच खेले जाएंगे और वह जीतना बहुत जरूरी है। अगली सुबह हम सभी खिलाड़ियों को प्रैक्टिस करते हुए देखते हैं और उस प्रैक्टिस के दौरान हम श्रीकांत को देखते हैं जो कि हर एक बॉल को मारे ही जा रहा था। तब मदन लाल उससे कहता है कि तू हर एक बॉल को मारे क्यों जा रहा है, कुछ बॉल को डिफेंस भी तो कर, जिस पर श्रीकांत उससे कहता है कि उसे टुकु टुकु खेलना नहीं आता है। तब कपिल पाजी मदन लाल से कहते हैं कि उसे डिफेंस करना नहीं आता है, तुम बस प्रैक्टिस पर ध्यान दो। आगे हम मान सिंह को देख पाते हैं जो कि वर्ल्ड कप के कुछ बड़े अधिकारियों से मिलने के लिए ऑफिस में गया था। वहां पर मान सिंह और इंडियन टीम की भारी बेइज्जती होती है, जिससे मान सिंह का मुंह पूरी तरह से उतर जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं बलविंदर सिंह संधू को बॉलिंग करते हुए, जिससे सुनील गावस्कर कहता है कि तू जब स्विंग करता है तो लोगों को दिखाकर क्यों करता है कि तू इन स्विंग कर रहा है या फिर आउट स्विंग कर रहा है। दरअसल बलविंदर सिंह संधू जब बॉलिंग करता था तो लोगों को दिखाकर करता था और उसकी फिंगर दिखती थी कि बॉल कहां से कैसी स्विंग हो रही है, जिससे बैट्समैन समझ जाता था कि ये बॉल आउट स्विंग होगी या फिर इन स्विंग। थोड़ी देर बाद मान सिंह कपिल पाजी के पास आता है और मान सिंह कपिल पाजी से कहता है कि 35 साल पहले हम आज़ादी जरूर जीत गए थे, लेकिन अभी तक हम इज्जत नहीं कमा पाए हैं, इसलिए इज्जत को जीतने के लिए हमें इस वर्ल्ड कप को जरूर जीतना होगा। अब वार्म अप मैच स्टार्ट हो जाते हैं और उस मैच में सबसे पहले हमारी बैटिंग थी और उस बैटिंग के दौरान हमारे बहुत ही सारे बैट्समैन ज्यादा देर तक टिक ही नहीं पा रहे थे और जल्द ही आउट हो जा रहे थे। थोड़ी देर के बाद कपिल पाजी बैटिंग करने के लिए आते हैं, लेकिन वह भी ज्यादा देर तक नहीं टिक पाते हैं और थोड़ी देर के बाद वह भी आउट हो जाते हैं। अब टीम पूरी तरह से बिखर चुकी थी और हमारा स्कोर भी काफी ज्यादा लो था, और जब कपिल पाजी आउट होकर पवेलियन वापस आ रहे थे तब वहां पर इंग्लैंड के कुछ हमारे यहाँ के निवासी उनसे कहते हैं कि कम से कम एक मैच तो जीत कर जाओ, तुम लोग यहाँ पर हारते हो और बेइज्जत हम होते हैं। थोड़ी देर के बाद वहीं पर कपिल पाजी के पास एक छोटा सा बच्चा आता है और वह उससे कहता है कि वह भी एक फास्ट बॉलर है और वह आपका बहुत बड़ा फैन है। जिसके बाद कपिल पाजी उससे कहता है कि जब हमारा मैच होगा तो तुम जम के चेयर अप करना, लेकिन वह लड़का उनसे कहता है कि वह मैच देखने के लिए नहीं आ पाएगा। और जब कपिल पाजी उससे वजह पूछते हैं कि तुम मैच देखने के लिए क्यों नहीं आ पाओगे, तब वह बच्चा उससे कहता है कि उसके पापा नहीं आएंगे इसलिए वह भी नहीं आ पाएगा, क्योंकि उसके पापा का मानना था कि इंडिया कोई मैच जीती तो है नहीं, इसलिए पैसे बर्बाद करके क्या फायदा। आगे वर्ल्ड कप के दौरान हम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को देख पाते हैं जहां पर बहुत सारे मीडिया रिपोर्टर कपिल पाजी से सवाल पूछते हैं, जिसके दौरान कपिल पाजी उनसे कहते हैं कि हम तो यहाँ पर वर्ल्ड कप जीतने के लिए आए हैं। यहाँ पर मीडिया रिपोर्टर बहुत सारे सवाल खड़े कर देते हैं और उनसे कहते हैं कि तुम लोग एक मैच तो जीत नहीं पाते हो, तुम वर्ल्ड कप को क्या जीतोगे। अगले सीन में हम देखते हैं हमारे इंडियन टीम के खिलाड़ी वेस्ट इंडीज के खिलाड़ियों को प्रैक्टिस करते हुए देख रहे हैं, जो कि बहुत ही खतरनाक बॉलिंग करते हैं। दरअसल वेस्ट इंडीज टीम के बॉलर ऐसे थे कि वह आराम से किसी के भी हाथ पैर तोड़ सकते थे, और इन्हीं के बारे में हमारे इंडियन टीम के खिलाड़ी डिस्कस कर रहे होते हैं, जिस पर श्रीकांत उनसे कहता है कि वह लोग मैच देखने के लिए आए हैं, कोई हॉरर स्टोरी सुनने के लिए नहीं आए हैं। आगे हम बस के सीन को देखते हैं जहां पर हमारे सारे खिलाड़ी बकिंगम पैलेस जा रहे हैं, जहां पर मान सिंह सभी को क्वीन से हाथ कैसे मिलाना है ये सिखा रहे हैं। तब यशपाल श्रीकांत से कहता है कि जब तुम क्वीन से हाथ मिलाओगे तो उन्हें आंख मत मार देना। दरअसल श्रीकांत की एक आदत है, वह आंख को बार बार झपकाता है, ये उसकी आदत में है। आगे हम बकिंगम पैलेस के सीन को देखते हैं जहां पर सभी खिलाड़ी मैडम क्वीन से हाथ मिला रहे होते हैं, और बारी जब आती है श्रीकांत की तो वह सही में क्वीन को आंख मार देता है, लेकिन थोड़ी देर के बाद वह सभी लोग उन्हें इग्नोर कर देते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि वर्ल्ड कप में जितनी भी टीम हिस्सा ले रही है उन सभी खिलाड़ियों की एक पिक्चर ली जाती है। अब टूर्नामेंट के मैच स्टार्ट हो जाते हैं और हमारा पहला ही मैच है वेस्ट इंडीज के साथ। तो टॉस हो चुका है और हमारी सबसे पहले बैटिंग है। कपिल पाजी हमारी पूरी टीम को हौसला दे रहे होते हैं और तभी जोश जोश में श्रीकांत बैटिंग करने के लिए निकल जाता है, और वेस्ट इंडीज के बॉलर में कोई भी ऐसा नहीं था कि उनकी कोई कमजोर कड़ी हो, या फिर कोई ऐसा बॉलर नहीं था कि वह उसे टारगेट करके हिट कर सके। वह सभी के सभी ताबड़तोड़ थे। वेस्ट इंडीज की बॉलिंग स्टार्ट होती है और श्रीकांत जब बैटिंग करता है तो उसके सामने से 2-4 बॉल ऐसे निकलती है मानो जैसे रॉकेट निकल गया हो। शुरुआत में श्रीकांत और सुनील गावस्कर सूझबूझ के साथ बैटिंग करते हैं और काफी संभल कर खेलते हैं और साथ में मिलकर कुछ रन भी बटोरते हैं, लेकिन जल्द ही 21 रन पर सुनील गावस्कर का विकेट गिर जाता है। इसके बाद यशपाल पारी को संभालता है और 125 रन पर 4 विकेट गिर जाते हैं। मिडिल ऑर्डर भी हमारा काफी अच्छा था और सभी ने अच्छा परफॉर्मेंस दिया था, इसी कारण हमारा स्कोर बन चुका था 262 रन। ये एक काफी अच्छा स्कोर था, लेकिन वेस्ट इंडीज टीम के लिए ये तो कुछ भी नहीं था। वेस्ट इंडीज टीम की बैटिंग स्टार्ट होती है और वह शुरू से ही इंडियन टीम पर दबाव बनाना स्टार्ट कर देते
देते हैं और शुरू से ही छक्के चौके की बरसात कर देते हैं, लेकिन जल्दी 49 पर उनका एक विकेट गिर जाता है। इनके बाद बैटिंग करने के लिए आते हैं विवियन रिचर्ड्स, जो कि क्रिकेट के भगवान माने जाते थे और वेस्ट इंडीज टीम के हीरो, और अगर इन्हें आउट कर दिया तो समझ लो कि वेस्ट इंडीज टीम की आधी टीम निपट चुकी है। विव रिचर्ड्स बैटिंग के लिए आए हैं और बहुत ही अच्छी पारिंग संभालते हैं। वह काफी अच्छे शॉट्स लगाते हैं, लेकिन तभी पानी गिरना स्टार्ट हो जाता है और इस मैच को यहीं पर रोकना पड़ता है और वेस्ट इंडीज का स्कोर है 22 ओवर में 67 रन और 2 विकेट। अब दूसरे दिन इस मैच को कंप्लीट किया जाना था और दूसरे दिन की शुरुआत में ही इंडियन टीम को एक बहुत बड़ा विकेट मिल जाता है विव रिचर्ड्स के रूप में। विव रिचर्ड्स का विकेट मिलने के बाद मानो इंडियन टीम का खुशी का ठिकाना नहीं था, मानो जैसे उन्होंने पूरा मैच जीत लिया हो। विव रिचर्ड्स के आउट होने के बाद वेस्ट इंडीज टीम का बहुत बुरा हाल हो चुका था और उनका स्कोर हो चुका था 157 पर 9 विकेट। मतलब कि अब वेस्ट इंडीज टीम का जीतना एकदम इम्पॉसिबल था और फाइनली इंडियन टीम ने वेस्ट इंडीज टीम को हरा दिया था और ये मैच अपने नाम कर लिया था। इंडिया टीम का बिल्कुल भी कोई ठिकाना नहीं था खुशी का, वह इस खुशी से जश्न मना रहे थे और बहुत खुश हो रहे थे। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अखबार में न्यूज आती है लकी विन फॉर इंडियंस। इसका मतलब ये हुआ कि इंडिया बाय चांस जीती है और ये बात सुनकर सभी को बहुत बुरा लगता है। अब आगे इंडिया वर्सेस जिम्बाब्वे का मैच शुरू होता है और इस बार हमारे हाथ लगी है सबसे पहले बॉलिंग और जिम्बाब्वे के बैटिंग है। बैटिंग करने आते हैं जिम्बाब्वे के खिलाड़ी और जिम्बाब्वे के खिलाड़ियों को हमने बहुत ही अच्छे से सभी को आउट कर दिया था और इस पारी में हमारे सभी बॉलर ने बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस दिया था और वेस्ट इंडीज की टीम को 155 रनों पर ऑल आउट कर दिया था। तब हमारी तरफ से बैटिंग करने के लिए आते हैं श्रीकांत और सुनील गावस्कर। हाँ, माना कि उनके विकेट गिर जाते हैं, लेकिन हमने ये मैच बहुत ही आसानी से जीत लिया था, जिसके कारण इस मैच का जश्न मनाया जाता है। तो इंडिया ने जिम्बाब्वे को हरा दिया था और साथ में मदन लाल को इस मैच का मैन ऑफ द मैच चुना गया था। अब 2 मैच जीत चुके थे, इसलिए हमारे इंडियन टीम के खिलाड़ी थोड़े मस्ती में आ जाते हैं और मजाक मस्ती ज्यादा करने लगते हैं और इसी कारण इन सभी को देखकर PR मान सिंह कपिल देव से कहते हैं कि ये सभी लोग शायद ओवर कॉन्फिडेंट हो चुके हैं और उन्हीं के जस्ट पीछे वह छोटा सा बच्चा कपिल देव से कहता है कि आपने 2 मैच जीत लिए हैं और आगे भी हम आपका मैच देखने के लिए जरूर आएंगे और साथ में उसने इंडिया का फ्लैग भी बनाया था। अब आगे इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का मैच खेले जाना था और मैं आपको बता दूं ऑस्ट्रेलिया तब भी एक जानी मानी टीम हुआ करती थी और वह भी वर्ल्ड कप को जीतने का फुल दावेदार रखती थी। मैच स्टार्ट होता है और ऑस्ट्रेलिया एक बहुत ही अच्छी शुरुआत देती है। 45 रन पर सिर्फ 1 विकेट था, लेकिन आगे चलकर चैपेल नाम का एक बैट्समैन 100 रन बना लेता है। अब हाफ ब्रेक हो चुका था और इंडियन टीम के हौसले एकदम पस्त पड़ चुके थे, क्योंकि उन्हें पता था कि ये स्कोर एक बड़ा स्कोर के रूप में जल्द तब्दील होने वाला है, क्योंकि 100 रन किसी इंसान का बनाना एक बहुत बड़ी बात थी। तब सभी एक दूसरे को गरीबों की निगाहों से देख रहे थे। अब ऑस्ट्रेलिया का टोटल स्कोर बना 320 और ये स्कोर इंडिया के लिए एक माउंट एवरेस्ट के समान था। अब इंडिया की बैटिंग स्टार्ट हो जाती है। कुछ देर कुछ खिलाड़ी अच्छा परफॉर्मेंस देते हैं, लेकिन जल्द ही विकेटों की झड़ी लग जाती है और एक के बाद एक विकेट गिरते ही जा रहे थे। कुछ देर बल्लेबाज संभालने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह भी ज़्यादा देर तक नहीं टिक पाते। यहाँ तक कि हमारे कपिल पाजी भी जल्द आउट हो जाते हैं और इसी कारण हमारा स्कोर बना था सिर्फ और सिर्फ 162 और हमारी पूरी टीम ऑल आउट हो चुकी थी। अब इस परफॉर्मेंस को देखकर हमारे कपिल पाजी काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होते हैं, क्योंकि मान सिंह ने जो बात कही थी कि हमारे खिलाड़ी ओवर कॉन्फिडेंट हो चुके हैं, ये बात कहीं ना कहीं तक एकदम सच थी, क्योंकि किसी ने भी अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दिया था और इसी कारण हम 162 पर ऑल आउट हो चुके थे। भले ही किसी को कोई फर्क ना पड़े, लेकिन कपिल पाजी को काफी फर्क पड़ता है, क्योंकि वह यहाँ पर वर्ल्ड कप जीतने के लिए आए हैं। अब आगे इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज का मैच था और हम हाल ही में वेस्ट इंडीज को 1 मैच हरा चुके थे, लेकिन हाल ही में हम ऑस्ट्रेलिया के साथ एक बहुत बुरी हार झेल कर आए हैं और इसी कारण हमारा कॉन्फिडेंस लो था। मैच स्टार्ट होता है और इंडिया की बॉलिंग तगड़ी थी, इसलिए शुरू में ही 1 विकेट मिल जाता है, लेकिन इसके बाद विवियन रिचर्ड्स आते हैं और इस बार उन्होंने चमत्कार कर दिया था। 282 रन पर 9 विकेट हो जाते हैं और ये एक बहुत बड़ा पहाड़ था। इंडिया की बैटिंग स्टार्ट होती है और इस बार फिर से वह वेस्ट इंडीज के सामने स्ट्रगल करते नजर आ रहे थे, क्योंकि उनकी बॉलिंग रॉकेट की तरह निकल रही थी और इंडिया वाले बैट्समैन को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था और इसी कारण 21 रन पर 2 विकेट हो जाते हैं। हालांकि हमें ऐसा लग रहा था कि शायद हम इस मैच को जीत जाए, क्योंकि हमने हाल ही में वेस्ट इंडीज को उनके ही बॉलर के सामने अच्छा परफॉर्मेंस दिया था और मैच निकाला था, लेकिन हमारे बैट्समैन यहाँ पर एक के
बाद एक आते हैं और कुछ रन बनाकर चले जाते हैं। जिन खिलाड़ियों से उम्मीद होती है वह भी कुछ नहीं कर पाते हैं और इसी कारण हम 66 रन से इस मैच को बहुत बुरी तरीके से हार जाते हैं। हम इस मैच में काफी ज्यादा स्ट्रगल करते हुए नजर आए थे। हमने इस मैच में काफी ज्यादा चोटें भी खाई जो कि मोहिंदर अमरनाथ के शरीर पर साफ दिखती है और इस मैच को हारने के बाद हमारा कॉन्फिडेंस एकदम लो हो चुका था और कपिल पाजी एक बार फिर से टेंशन में दिख रहे थे। और जब सारे खिलाड़ी बस में बैठकर होटल जा रहे थे तब सड़क पर हर एक कंट्री के फ्लैग दिखाई दे रहे थे, सिर्फ इंडिया का फ्लैग को छोड़कर। लेकिन तभी वहां से एक लड़का निकलकर आता है और इंडिया के फ्लैग को ऊपर कर देता है और सच मानो ये सीन देखकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। बस में बैठे हर एक खिलाड़ी इमोशनल हो जाता है और सभी के आंखों से आंसू टपकने लगते हैं, मानो जैसे उन्हें एक सीख मिल गई थी कि हमारी यहाँ पर क्या वैल्यू है। आगे फिल्म में एंट्री होती है रोमी देव की, जो कि कपिल देव की वाइफ है और इस कैरेक्टर को प्ले किया है दीपिका पादुकोण ने। रोमी देव एयरपोर्ट पर आती है और यहाँ पर हमारे कपिल देव उनका 3 घंटे से इंतजार कर रहे थे। रोमी कपिल पाजी से कहती है कि इंडिया की तरफ से वह बहुत सारी बधाई लेकर आई है क्योंकि इंडिया ने 2 मैच जो जीत लिए हैं। कपिल पाजी उससे कहता है कि उसे इसी बात पर गुस्सा आती है, लोग यही सोचते हैं कि वह लोग 1-2 मैच जीत चुके हैं काफी है, जबकि कपिल देव उससे कहता है कि वह तो यहाँ पर वर्ल्ड कप जीतने के लिए आया है। साथ में कपिल पाजी रोमी से कहते हैं कि ये अगला मैच उनका डू और डाई मैच है और अगर ये मैच वह नहीं जीतते हैं तो वह इस टूर्नामेंट से बाहर हो जाएंगे। अब आगे वर्ल्ड कप में इंडिया का मैच जिम्बाब्वे से था और ये मैच एक ऐसा मैच था कि अगर इंडिया ये मैच हार जाती तो इंडिया टूर्नामेंट से बाहर हो जाती। और तब जिम्बाब्वे भी एक बहुत ही अच्छी टीम हुआ करती थी और वह भी बड़ी बड़ी टीमों को आराम से हरा दिया करती थी। टॉस होता है और इस बार भी हमें बैटिंग मिलती है और कपिल पाजी यहाँ पर पिच पर देखते हैं कि पिच पर काफी ज्यादा घास है और वह समझ जाते हैं कि इस पिच पर बैटिंग करना आसान नहीं होगा। इसलिए वह जब अपने खिलाड़ियों को बताते हैं कि उस पर घास है इसलिए उस पर बैटिंग करना आसान नहीं होगा, इसलिए हम सबको इस पिच पर आराम से खेलना होगा। साथ में वह उनसे कहते हैं कि वह सावर लेने के लिए जा रहा है और कपिल पाजी चाहते हैं कि वह लोग ऐसा खेले कि उसकी बैटिंग ही ना आए। लेकिन जब हमारे इंडियन टीम के बैट्समैन बैटिंग करने के लिए पिच पर जाते हैं तो कहानी कुछ और ही हो जाती है। दरअसल वहां पर ऐसा होता है कि एक के बाद एक खिलाड़ी आउट ही आउट हो जा रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे कि हमारे बैट्समैन वहां पर जाते हैं और पिच को छूकर वापस आ जाते हैं। एक तरफ हमारा कैप्टन सावर ले रहा था, वहीं हमारी आधी टीम निपट चुकी थी और अब सारी जिम्मेदारी पहुंच चुकी थी कैप्टन के ऊपर और अब उसे ही पूरी टीम को बचाना था। और जब कपिल पाजी सावर लेकर बाहर आते हैं तो वह पूछते हैं कि आप सभी लोग इतना क्यों चिल्ला रहे हो, जिस पर मानसिंह उन्हें बताता है 9 रन पर 4 विकेट हो चुके हैं। और ये बात सुनकर कपिल पाजी काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं। इसके बाद कपिल पाजी बैटिंग करने के लिए जाते हैं और पूरी तरह से एग्रेसिव होकर बैटिंग करते हैं और छक्के चौके लगाते हैं। बहुत ही अच्छी पारी को संभालते हैं। जब भारत का स्कोर 5 विकेट पर 17 रन हो गया था, सुनील गावस्कर, श्रीकांत, मोहिंदर अमरनाथ, संदीप पाटिल और यशपाल सस्ते में पवेलियन लौट गए थे। इसके बाद कपिल ने ये पारी संभाली थी। कपिल देव तूफानी पारी खेलते हुए 138 गेंदों में नाबाद 175 रन की ऐतिहासिक पारी खेली। इसमें उन्होंने 16 चौके और 6 छक्के जड़े। भारतीय क्रिकेट को बदलने वाली पारियों का जब भी जिक्र होगा तो कपिल देव की वह पारी इस लिस्ट में चोटी पर होगी जो उन्होंने खेली थी। आज से 38 साल पहले कपिल देव जब क्रीज पर उतरे तो भारतीय टीम संकट में थी, गहरे संकट में। यहाँ से हार का अर्थ होता है वर्ल्ड कप से विदाई। बीते 2 वर्ल्ड कप टीम्स के लिए यादगार नहीं थे और यहाँ भी लोगों को इस टीम से ज़्यादा उम्मीदें नहीं थी, लेकिन कपिल आए और छा गए। उन्होंने इस मैच में भारतीय क्रिकेट को हमेशा याद बनाकर रख दिया था और उस समय वनडे फॉर्मेट में किसी भी बल्लेबाज की सबसे बड़ी पारी यही थी। और कपिल पाजी का यह रिकॉर्ड 28 साल से नहीं टूटा है। हालांकि कपिल की 175 रन की पारी अब भी 5वें नंबर या इससे निचले क्रम में बल्लेबाजी करते हुए विश्व कप और ओवरऑल वनडे में सर्वोच्च स्कोर है। यह रिकॉर्ड पिछले 28 साल से नहीं टूटा है। इससे पहले यूएस के जेएस मल्होत्रा और न्यूजीलैंड के ल्यूक रोची इस रिकॉर्ड के करीब पहुंच तो चुके हैं पर तोड़ नहीं पाए हैं। मल्होत्रा ने 5वें नंबर से नीचे बल्लेबाजी करते हुए 173 रन की पारी खेली थी, वहीं रोची ने इससे 170 रन की पारी खेली थी। इसलिए अभी तक कपिल का रिकॉर्ड बरकरार है। अब दूसरी पारी में बैटिंग करने के लिए उतरती है जिम्बाब्वे। उस समय पर जिम्बाब्वे की लाइनअप बहुत ही अच्छी थी। उनकी बैटिंग लाइनअप सचमुच बहुत ही धांसू थी।
वह बड़े से बड़े स्कोर को आसानी से बना सकते थे, लेकिन अभी हमारे पास बहुत ही अच्छा कॉन्फिडेंस था, इसलिए जिम्बाब्वे को हमने आसानी से हरा दिया था। अब एक और मैच होना था ऑस्ट्रेलिया के साथ, और अगर हम जीत लेते हैं तो हमारी सेमीफाइनल की टिकट एकदम पक्की थी। लेकिन ऑस्ट्रेलिया की टीम भी एक मजबूत टीम थी, इसलिए ये टक्कर भी एक कड़ा टक्कर होने वाला था। लेकिन इसके बावजूद हमने ऑस्ट्रेलिया को 129 रन पर ऑल आउट कर दिया था, और हमने एक बहुत ही अच्छी पारी खेलकर इस मैच को अपने नाम कर लिया था, और हमारी सेमीफाइनल की टिकट एकदम पक्की हो चुकी थी। अब वर्ल्ड कप सेमीफाइनल के मैच स्टार्ट होते हैं इंडिया वर्सेस इंग्लैंड, और इंग्लैंड एक ऐसी टीम थी जहां पर उसी को उसी के अड्डे पर हराना एक बहुत बड़ी बात थी। इंग्लैंड की पहली बैटिंग थी, उन्होंने बैटिंग स्टार्ट की और विकेट गिरने का नाम ही नहीं ले रहे थे। 50 रन हो चुके थे और इंग्लैंड के कोई भी विकेट नहीं गिरे थे। लेकिन धीरे धीरे हालात सुधरते हैं, हमारी बॉलिंग थोड़ी अच्छी होती है और इंग्लैंड की बैटिंग थोड़ी बिगड़ने लगती है, जिसके बाद हम लोगों ने 107 रन पर उनके 3 विकेट उड़ा दिए थे, और फिर धीरे धीरे जाकर हमने उनके सारे विकेट गिरा दिए और 213 रन पर उनकी पूरी टीम को ऑल आउट कर दिया। हालांकि ये स्कोर भी एक बड़ा स्कोर था, और इसे जीतने के लिए हमें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि सामने कोई ऐसी वैसी टीम नहीं है बल्कि इंग्लैंड है। तो हमारी बैटिंग स्टार्ट होती है और बैटिंग करने के लिए आए हैं हमारे ओपनर बल्लेबाज श्रीकांत और सुनील गावस्कर। दोनों ही शुरू में बहुत ही अच्छी पारी को संभालते हैं और काफी अच्छी तरीके से डिफेंस करके खेलते हैं, क्योंकि इंडियन टीम जानती थी कि यहाँ पर विकेट्स की अब क्या वैल्यू है, इसलिए वह विकेट बचाकर खेलते हैं, और 46 रन पर हमारा अभी तक एक भी विकेट नहीं गिरा था। फिर आगे चलकर हमारा स्कोर हो जाता है 142 पर 3, और हमारी टीम यहाँ पर अब जीतने की कगार पर थी। इसके बाद इंग्लैंड की बॉलिंग जो है वह थोड़ी मजबूत हो जाती है, लेकिन इसके बावजूद हमारे इंडियन क्रिकेटर्स आराम से खेल लेते हैं और इस मैच को एकदम आखिर तक लेकर जाते हैं, और इस मैच को बहुत ही आसानी से जीत लेते हैं। इस मैच को जीतने के बाद इंडियन टीम और इंडियन सपोर्टर्स का खुशी का ठिकाना नहीं था। उन्हें तो ऐसा लग रहा था जैसे उन्होंने अभी ही फाइनल जीत लिया हो। अब क्योंकि इंग्लैंड का ये नेशनल खेल था और इंडिया ने उन्हें इस खेल में बहुत ही गंदी तरीके से हराया था, इसलिए वह सभी लोग हमारे इंडियन के साथ लड़ाई करने लगते हैं। वो इसलिए क्योंकि हम इस मैच को जीते हैं, और इस मैच के जीतने की खुशी में हम ढोल बजा रहे थे, और ये बात उन्हें पसंद नहीं आती है, इसलिए वह हमसे झगड़ा करने लगते हैं। इसके बदले में उनकी खूब पिटाई हो जाती है, और आखिर में इन इंग्लैंडियों को दुम दबाकर भागना ही पड़ता है। अब पूरा देश झूम उठा था, क्योंकि इंडिया फाइनल में पहुंच चुका था, जहां उसकी टक्कर होने वाली थी वेस्ट इंडीज से, जिनकी बॉलिंग है रॉकेट की तरह, और जहां बिव रिचर्ड्स को माना जाता है एक क्रिकेट का भगवान। क्या हम ऐसी टीम से जीत पाएंगे? टॉस होता है और इस बार हमें पहले बैटिंग मिली है। बैटिंग करने के लिए हमारे ओपनर बल्लेबाज उतरते हैं श्रीकांत और सुनील गावस्कर। दोनों ही अच्छी बैटिंग करते हैं, लेकिन जल्द ही 92 पर 4 विकेट गिर जाते हैं। इसके बाद हमारे कपिल पाजी बैटिंग करने के लिए उतरते हैं और काफ़ी अच्छे अच्छे शॉट देखने के लिए मिलते हैं, लेकिन जल्द ही उनका विकेट भी दूर नहीं था, और इसीलिए उनका विकेट भी 110 रन पर गिर जाता है, जिसके बाद 110 रन पर 5 विकेट हो जाते हैं, और थोड़ी देर के बाद यही स्कोर हो जाता है 153 पर 8। और अब पूरी तरह से हमारी लाइनअप बिगड़ चुकी थी, और ऐसा लग रहा था कि हमारी टीम अब कुछ ही ओवर में ऑल आउट हो जाएगी। इसके बाद 11वें विकेट के लिए उतरे हैं बलविंदर सिंह संधू। आपको बता दूं, बलविंदर सिंह संधू की जो मंगेतर है उसने शादी करने से साफ इनकार कर दिया था, और उसी कारण बलविंदर सिंह संधू काफ़ी ज़्यादा सैड रहने लगा था, और ये बात सबको समझ आ रही थी। और जब ये बात कपिल पाजी को पता चलती है तो वह संधू से कहता है कि बाहर हमारे साथ जो भी हो, लेकिन जब हम इस जर्सी को पहनकर मैदान में जाते हैं तो हमें सब कुछ भूलना होगा और सिर्फ मैच पर ध्यान देना होगा। जिसके बाद बलविंदर सिंह संधू बैटिंग के लिए जाता है और एक अच्छी पारी को खेलता है। जो स्कोर 153 पर ऑल आउट होने वाला था, वही स्कोर 183 पर पहुंच चुका था, और वर्ल्ड कप में 183 रन का ये स्कोर हमारे लिए एक सम्मानजनक स्कोर था। लेकिन डगआउट पर आने पर हम देख पाते हैं कि हमारे सारे खिलाड़ियों के चेहरे उतर चुके थे, क्योंकि उन्हें ये पता था कि ये सारा स्कोर तो अकेला विव रिचर्ड्स ही बना देगा। इसलिए अब उन्हें ऐसा लग रहा था कि उनकी ये हार पक्की है। जिसके बाद कपिल पाजी उन्हें एक स्पीच देता है और कहता है कि 183 जिस तरह से हमने ये रन बनाए हैं, उसी तरह से इन्हें हमें रोकना भी है। हम आज 183 रन के लिए नहीं खेलेंगे, बल्कि आज हम 1 रन के लिए खेलेंगे। हम आज एक एक रन को बचाएंगे और इस मैच को जीतेंगे। तो दूसरी पारी स्टार्ट होती है और वेस्ट इंडीज की बैटिंग स्टार्ट होती है और हमारी बॉलिंग स्टार्ट होती है,
और बॉलिंग के दौरान हमें दिखाया जाता है कि बॉलरों की धज्जियां उड़ रही है। वेस्ट इंडीज के बैट्समैन ने हमारे बॉलरों की धज्जियां उड़ाना स्टार्ट कर दी थी और चौके छक्कों की बरसात कर दी थी। इसका साइड इफेक्ट ये हुआ कि रोमी जो पवेलियन में बैठी हुई थी उसे एक वेस्ट इंडीज की महिला बुली करने लगती है और ये सब देखकर रोमी को काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है। उसे वो औरत बुली कर रही थी ये बुरा नहीं लगता, बल्कि उसे तो ये बुरा लगता है कि हम बहुत बुरे खेल रहे थे और इसलिए वह उठकर टिकट को फाड़ कर होटल चली जाती है। तो आगे वेस्ट इंडीज का स्कोर हो चुका था 57-2 और अब बैटिंग करने के लिए आए थे विव रिचर्ड्स और ये माने जाते हैं क्रिकेट के भगवान। और इंडिया टीम बहुत ही अच्छे से जानती थी कि अगर ये विकेट अगर हमें मिल गया तो वेस्ट इंडीज को हारने से कोई नहीं रोक सकता और हमें जीतने से कोई नहीं रोक सकता। और विव रिचर्ड्स यहाँ पर जब बैटिंग करने के लिए आते हैं और जब मदन लाल बॉल को कराते हैं तो वह एक खराब शॉट को खेल बैठते हैं, जिसके कारण कपिल देव एक बहुत ही अच्छा कैच झेल लेते हैं और विव रिचर्ड्स को आउट कर देते हैं, जिसके कारण इंडियन टीम का खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। मानो ऐसा लग रहा था जैसे उन्होंने ये फाइनल जीत ही लिया हो। विव रिचर्ड्स के आउट होते ही वेस्ट इंडीज टीम का बहुत बुरा हाल हो चुका था। उनका हाल ये हो चुका था कि 100 रन पर 6 विकेट हो चुके थे और अब उनकी हालत धीरे धीरे बिगड़ती जा रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वेस्ट इंडीज इस मैच को हार जाएगी और ऐसा ही हुआ। वेस्ट इंडीज इस मैच को हार जाती है और जिस टीम को लोग अंडरडॉग समझते रहे वह टीम इस फाइनल को जीत जाती है। अब भारत ने वर्ल्ड कप जीत लिया था, लेकिन मजे की बात यह है कि कपिल ने ये शैंपेन की बोतलें वेस्ट इंडीज के ड्रेसिंग रूम से लाए थे, क्योंकि भारतीय खिलाड़ियों ने तो जीत की उम्मीद ही नहीं की थी, इसलिए उनके ड्रेसिंग रूम में एक भी शैंपेन की बोतलों का इंतजाम नहीं था। हुआ यह कि कपिल देव वेस्ट इंडीज कैप्टन से बात करने के लिए उनके ड्रेसिंग रूम में गए। वहां उन्होंने देखा कि वेस्ट इंडीज खिलाड़ी बहुत ज्यादा दुखी है। वहां उन्होंने कुछ शैंपेन की बोतलें देखी। उन्होंने लाउड से पूछा, क्या मैं उन्हें ले सकता हूं? लाउड ने कहा, तुम इन्हें ले जाओ। इस तरह भारतीय खिलाड़ियों ने सिर्फ वेस्ट इंडीज को हराया, बल्कि उनकी शैंपेन भी लिया है। साथ में वे उन्हें बताते हैं कि मैं ये कभी नहीं भूल सकता कि भारतीय टीम को बधाई देने के लिए उनके ड्रेसिंग रूम में पूरी वेस्ट इंडीज की टीम आई थी, सिवाय उनके 4 तेज गेंदबाज को छोड़कर। उन्हें इस बात का दुख था कि उन्होंने तो अपना काम कर दिया था, लेकिन धुरंधर बल्लेबाज के होते हुए भी वेस्ट इंडीज की टीम मात्र 184 रन को में नाकामयाब रह गई। आगे कपिल पाजी हमें बताते हैं, जब भारतीय टीम मुंबई पहुंची तो मूसलाधार बारिश के बीच 50,000 लोगों ने वानखेड़े स्टेडियम में उनका स्वागत किया। दिल्ली में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने हैदराबाद हाउस में टीम का स्वागत किया। कपिल देव अपनी आत्मकथा स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट में लिखते हैं, इंदिरा गांधी से मिलने से पहले गावस्कर ने श्रीकांत से कहा था, देखो तुम्हें आंख मारने और नाक हिलाने की बुरी आदत है। इंदिरा गांधी के सामने अपने पर काबू करना और ढंग से पेश आना। श्रीकांत ने कहा, ठीक है। जब इंदिरा गांधी गावस्कर से बात कर रही थी तो श्रीकांत इस बात की पूरी कोशिश कर रहे थे कि उनकी आंख और नाक कोई हरकत ना करे। तभी मैंने देखा कि इंदिरा गांधी को भी श्रीकांत की तरह आंख झपकने की आदत है। जब वो श्रीकांत के सामने पहुंची तो उन्होंने अपनी आंख झपकाई। तब श्रीकांत अपने ऊपर सारा नियंत्रण खो चुके थे। उनकी भी आंख झपकी और उन्होंने अपनी नाक को चढ़ाई। और उसी के साथ हमारे एक्सप्लेनेशन यहीं पर खत्म होता है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इस वीडियो को बनाने में मुझे बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है। हम सब लोग ये सोचकर परेशान हो गए कि कहीं इंदिरा गांधी ये ना समझ ले कि श्रीकांत उनकी नकल कर रहे हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट्स बॉक्स में दे दूंगा। उनको अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो मुझे ऐसा मोटिवेशन मिलेगा और मैं हमेशा जल्द से जल्द फ्रेश और न्यू कंटेंट लाता रहूँगा। जय हिंद दोस्तों।